लोकसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है, सभी को पता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम योद्धा ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। पुलिस की सर्विस में भी इनका खासा अनुभव है। हमारे साथ आज भारत समाचार के डिजिटल स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आज भारत समाचार में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो मुझे लगता है कि नेता बनने से पहले जो आपकी एक छवि रही थी वो पुलिस की रही थी। तो ये बताइए, राजनीति में जो है वो मजा आ रहा है आपको? राजनीति में खूब मजा आ रहा है। जीवन ही मजा लेने के लिए है। पुलिस में भी बहुत मजा आ रहा था, अब कुछ नया मजा आ रहा है। 28 साल का जो अनुभव था वो लगभग अब एक जैसा ही रिपीट हो रहा था। और साथ साथ राजनीति में पुलिस के मुकाबले अगर देखें तो एक बड़ा काम करने का स्कोप है। योगी जी अपने मंत्रियों को पूरी फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। और परिणाम कैसा है ये तो जो हमारे नागरिक हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि समाज कल्याण मंत्री के रूप में जो काम करने को मुझे मिला उसमें बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर रिजल्ट मिल गया, कहीं पर रिजल्ट मुझे आशा है आने वाला है। क्या लगता है, पुलिस की नौकरी आसान थी या फिर राजनीति करना? दोनों की अपनी चुनौती, लेकिन आप क्योंकि पूछे तो डायरेक्टली अगर बोलूं तो राजनीति थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है। पुलिस में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, और जब इलेक्शन आ जाता है तो हमको हमारी जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। पुलिस में जवाबदेही डीजीपी के प्रति है, मुख्यमंत्री के प्रति है। 2-3 लोग आपसे खुश हैं तो आपका काम ठीक चल रहा है। लेकिन राजनीति में लाखों लोगों के प्रति जवाबदेही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र की नींव यही है। लेकिन यहाँ पे काम करने की ताकत भी ज्यादा है। पुलिस में मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, और वो प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरी गलती, या मैं सरकार से बजट नहीं ला पा रहा हूँ, या मैं सरकार से कोई नीतियाँ नहीं बनवा पा रहा हूँ। लेकिन अब मंत्री के रूप में बजट भी हमें देना है, नीतियाँ भी हमें देना है। तो अगर जो भी ठीक नहीं है वो मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरी तरह रात में मुझे लगता है नींद बढ़िया आती होगी। पहले अक्सर होता होगा, मुझे जहां तक लगता है कि सर यहाँ पर डकैती पड़ गई, सर यहाँ पर, तो अब ऐसा कुछ तो नहीं होता होगा, बढ़िया नींद आती है? एकदम बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। पुलिस और कोई भी इमरजेंसी सर्विस है तो वहां पे ये स्थिति हमेशा होती है, क्योंकि रात को जब वो 2 बजे 3 बजे अगर कंट्रोल रूम का फोन बज गया तो खड़बड़ा के उठ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से इतनी रात को फोन आ रहा है। लेकिन अब राजनीति में मैं देखता हूँ कि 9-10 बजे के बाद बहुत ही कम कॉल आते हैं, और आते हैं तो मैं तुरंत उठाता हूँ, क्योंकि प्रायः कोई ना कोई किसी परेशानी में होता है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को अस्पताल में कुछ परेशानी आ रही है, ऐसे आते हैं। आपकी बात सही है कि अब जो लेट नाइट समय से सो लेते हैं, सुबह समय से, हाँ बिल्कुल, पहले मेरी पुलिस मेरी आदत थी कि रात 2 बजे सोना, सुबह 8 बजे उठना। अब मैं रात 11 बजे 11:30 तक आराम से सो जाता हूँ, जो कि ठीक समय है, और 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ। सुबह का समय 2 घंटा अपने शरीर के लिए प्राणायाम, योग, ध्यान ये कर लेता हूँ, और 9 बजे से फिर अपना काम शुरू। अब अगर हम आते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर असीम जी, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है? आप भी आईपीएस रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ आईपीएस ने और भी ज्वाइन की है। क्यों आईपीएस की नौकरी को छोड़कर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में मलाई है या फिर समाज सेवा है? क्या ऐसा है जो उनको इधर आकर्षित कर रही है? केवल पुलिस को नहीं, सभी लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव अच्छे से लड़ती है और चुनाव जीत लेती है, एक पार्टी के रूप में ये पर्याप्त नहीं है। पार्टी के रूप में असली बात यह है कि हम डिलीवरी क्या करते हैं। लोग हमें वोट देते हैं क्योंकि हमसे कुछ आकांक्षाएं रखते हैं, और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको जान के खुशी होगी कि भाजपा के अंदर केंद्र में भी, राज्य में भी और प्रदेश में भी शोध एवं नीति इकाइयां बनाई गई हैं। वो यही देखती हैं कि कैसे नीतियों को सुधारा जाए। जो आप देखते हैं पार्टी एक योजना लेकर के आई, वो कैसे आती है? वो इस तरीके से आती है। अब इस काम को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पार्टी हमेशा विशेषज्ञों को ढूंढती है। आपको जान की खुशी होगी कि वर्तमान विधानसभा में भाजपा की तरफ से कम 8 ऐसे डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर मौजूद हैं। अनेकानेक इंजीनियर हैं। मेरे और राजेश्वर जी जैसे 2 पुलिस के अधिकारी हैं। आदरणीय के शर्मा साहब जैसे आईएएस हैं। तो विविध अनुभव को पार्टी लाती है, विविधता को भी पार्टी लाती है, और तभी एक गुलदस्ता तैयार होता है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है।
सबकी बात सुनी जाती है और हल किया। ऐसा नहीं लगता आपको कि आलोचनाओं का भी सामना देखिए करना पड़ता है? क्योंकि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमको लगता है कि पहले हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए काम। जनता ऐसा नहीं सोचती कि जब अब जैसे आप भी पुलिस कमिश्नर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही आप शामिल हो गए हैं? ऐसा सोचा जा सकता है जरूर। और जब मैंने वीआरएस लेने का निर्णय लिया तो कोई भी आलोचना मेरे खिलाफ नहीं थी, क्योंकि सौभाग्य से ऐसा करियर रहा। हाँ, ये एक बात जरूर आई कि क्या पॉलिटिक्स में आने से पहले कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मैंने तब भी कहा था, उस बात को मैं रिपीट करूंगा, कि अगर मेरे आचरण में ऐसा किसी को कुछ दिखेगा कि आप कानपुर में राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे और अब यहाँ पे आ गए, तो निश्चित रूप से कूलिंग ऑफ पीरियड की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये उपलब्धि भी है, सौभाग्य है कि आज तक ना कानपुर में ना कन्नौज में किसी ने ये आरोप लगाया कि आप वहां रह करके यहाँ की राजनीति की तैयारी कर रहे थे। कन्नौज मेरी मातृभूमि है और हमारा गांव वहां पे है। हमारे या हमारे परिवार की कोई राजनीतिक गतिविधि वहां पे कभी नहीं थी। अच्छा, आप केवल हमारा गांव जो है खैर नगर, वहां पे मेरे पिताजी ने एक स्कूल बनाया, उसको उन्होंने अच्छी ऊंचाई दी। अब मैं और मेरा परिवार कोशिश कर रहे हैं और जो मेरे माता पिता की सेविंग थी हम पूरी उस विद्यालय में लगा रहे हैं, जिससे कि जो उनकी आकांक्षाएं थी पूरा कर पाए। तो हमारा केवल सामाजिक रोल था हमारे, और भी हमारे केवल गांव में, और केवल एक स्कूल के माध्यम से। और हमारी राजनीतिक गतिविधि, क्योंकि हम पुलिस में थे, हो भी नहीं सकती थी, हमारी रुचि भी नहीं थी, प्रतिबंध भी था। अच्छा, जब ये बताया जाए कि देखिए ईडी और सीबीआई जी, आपकी सरकार में इस पर बहुत आरोप लगे हैं। अभी आपने देखा सिटिंग मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल के अंदर हैं, संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको लगता है, आप तो पुलिस के अधिकारी हैं, बेहतर समझते हैं इस परिभाषा को, ऐसा संभव होता है ईडी और सीबीआई का क्या दुरुपयोग किया जा सकता है जिस तरीके से आप पर आरोप लगता है? मैं आपको ईडी से पहले अपना उदाहरण देता हूं। मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का 3.5 साल चीफ था। योगी जी ने वो जिम्मेदारी मुझको दी। अब अगर मैं एटीएस के अधिकारी के रूप में किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता हूं और बोलता हूं कि ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, ऐसा झूठ में बोल सकता हूं अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूं, मेरी नैतिकता खराब है। लेकिन मैं उसको लेकर के पेश करता हूं जाके कोर्ट में। कोर्ट देखता है कि इसके खिलाफ एविडेंस क्या है, वो कहता है इसके खिलाफ दिखाओ क्या है। हम उसको कोर्ट को दिखाते हैं, आप इसकी ये देखिए, इसने ये चैट की, इसने वीडियो डाउनलोड किया, सीसीटीवी पे ये वहां दिखा, वहां पे इसने बम बनाया, वहां पे इसने बम लगाया, तब जाके कोर्ट संतुष्ट होता है। तो चाहे एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, हमारी जैसी एजेंसियों का काम है लोगों को पकड़ना या उनके ऊपर आरोप लगाना। तभी आरोप पत्र हम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। उसको जेल में रखना है, उसको सजा देना है, ये न्यायालय तय करता है। अगर अब हम बात करें केजरीवाल जी की ही जो प्रकरण है, गिरफ्तारी की गई, 9 बार सम्मन दिया गया, वो नहीं आए, उनसे पूछताछ की गई, पुख्ता प्रमाण पाए गए, गिरफ्तार करके जेल। लेकिन टाइमिंग आपको लगता है गलत रही, जेल भेजा गया। आप कल की न्यूज देखिए, हाई कोर्ट ने जब उनकी बेल रिजेक्ट की तो हाई कोर्ट ने इस बात पे डिटेल्ड बात कही कि इनके बेल ना देने के पर्याप्त आधार हैं। तो बात ईडी के ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं, किसी भी दरोगा के ऊपर लगा सकते हैं थाने के, कि तुम निकम्मे हो या तुमने गड़बड़ी कर ली, लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं करता। हमारी पालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और मैं इस चीज को देख चुका हूं, एटीएस जैसे एजेंसी जो नेशनल सिक्योरिटी से डील करती है, अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं है तो रिमांड नहीं देता। मतलब हम किसी को भी पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हैं, चाहे हम जिस भी पद पर बैठे बिल्कुल भी नहीं। पुलिस केवल 24 घंटे के लिए रख सकती है पूछताछ के लिए। इसके बाद में मजिस्ट्रेट जज के सामने ले जाना होगा, और जज साहब, ऐसे नहीं कि पुलिस कहती है कि केजरीवाल को भेज दो, जेल में भेज देगी, नहीं, पूरी एविडेंस देखी जाती है। और बहुत से ऐसे केस हुए हैं। बड़ी एजेंसियां तो अच्छा काम करती हैं, छोटे थानों पे कभी कभी होता है कि किसी को ले गए और उसके खिलाफ एविडेंस ही पर्याप्त नहीं है, तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं, मैं रिमांड नहीं दूंगा, और बेल नहीं, वो रिमांड ही नहीं देते, वो हाथों हाथ न्यायालय पर भी सवाल खड़े कर देता है कभी कभी विपक्ष आज के जमाने में। तो आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट को देखिए, हमारे विभिन्न हाई कोर्ट को देखिए, आप देखिए एमपी एमएलए कोर्ट को देखिए। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात हुई है, एक पुलिस वाला जो रिटायर हो गया या एक मंत्री विधायक, दोनों के रूप में बोलता हूँ, ये एमपी एमएलए कोर्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर पार्टी को देखिए जल्दी जल्दी मुकदमे सुने जा रहे हैं, जिसकी गलती उसको दंडित किया जा रहा है। भाजपा के भी विधायकों को सजा मिली, उनके इस्तीफे हुए या वो उसके नाकाबिल डिक्लेयर किए गए, अन्य पार्टियों का भी हुआ।
ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है अच्छा, कि हमारी जुडिशरी कैसा काम कर रही है। पुलिस की अपनी सर्विस में थे, सपा सरकार भी आपने देखी होगी, मुझे लगता है बसपा सरकार भी आपने देखी होगी। कभी दबाव बनाकर आपसे कभी कुछ आपको लगा कि मुझसे ऐसा कुछ कराया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था? मतलब इन सरकारों में क्या ऐसा होता था कि दबाव बनाकर कुछ किसी को अंदर करा देना, कुछ ऐसा करा देना? आप कभी गुजरे इस चीज से? बहुत बहुत ज्यादा ऐसा होता था, और इसका परिणाम जो गुंडा राज सड़कों पे था वो था। मैं अपने लिए बोलूं तो मैंने अपनी लाइनें हमेशा बड़ी क्लियर बना के रखी थी कि मैं जरूर सबकी बात सुनूंगा, चाहे रूलिंग पार्टी है, चाहे ऑपोजिशन पार्टी है, चाहे सामान्य व्यक्ति है, लेकिन काम होगा तराजू लेकर के, सबूतों के आधार पे, दूध का दूध, पानी का पानी। और शायद हर पुलिस वाले को सबकी बात सुनना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे ही स्टाफ ने हमसे कोई बात छुपा ली हो, ना पता हो। लेकिन इससे, ये तो मेरा व्यक्तिगत उदाहरण है, तो अलग बात हो सकती है, लेकिन आप याद करें आज से 7 साल पहले फिरौती के लिए अपहरण इतना ज्यादा क्यों होता था? आप दर्शकों से भी पूछूंगा, आप याद करिए, क्या फिरौती के लिए अपहरण आपने पिछले 3-4 साल में बोनट पर पुलिस वालों को टांग कर घुमाया जाता था? मेरे बहुत ही क्लोज मित्र एटीएस में राजेश साहनी मेरे पास रहे, और उनको यहीं लखनऊ हजरतगंज कैसरबाग में बोनट पे, बहुत बहादुर अधिकारी थे जो बोनट पे लटके रहे, और ऐसी स्थिति हुई। और वो लोग अपने आप को शायद जो युवजन सभा या ऐसा कुछ सपा की संस्था थी, उसके सदस्य अपने आप को, मतलब सपा की सरकार में आपको लगता है कि गुंडई जो है वो चरम सीमा पर थी? मुझको, ये तो पूरे प्रदेश को लगता है, गुंडई चरम पे थी। और जब योगी जी को वोट 2017 में मिला तो पहला जनादेश यही था, ये गुंडा राज, ये अपराधी राज समाप्त करो, और योगी जी ने उसको किया। तभी 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद किसी को दूसरा 5 साल का कार्यकाल मिला हो। अच्छा, जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, मैं भी सर्च कर रहा था सोशल मीडिया पर, आपने तमाम जगहों की तस्वीरें शेयर करी हैं। पहले तो एक नेता के तौर पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां के लोगों का क्या रुझान है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है, केवल एक कारण से, विकास और समावेशी विकास। आसान शब्दों में सबका साथ और सबका विकास। घर घर में, गांव गांव में जाएं तो हम पाते हैं कि लोग संतुष्ट हैं कि उनको विकास की योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन लोग केवल पिछले काम से संतुष्ट नहीं होते, उनके मन में कोई आकांक्षा भी होती है, और जो आकांक्षा मोदी जी पूरे करने वाले हैं मोदी की गारंटी के नाम से। मेरे विभाग के देखें, वृद्धावस्था पेंशन, किसी गांव में अगर 100 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है तो करीब 85-90 को मिल गई। 10% लोग अभी या तो उनकी रुक गई या बच गए कोई कारण से। मोदी जी ने निर्णय लिया कि 100 में से 90 आ गए, इसलिए हम खुश नहीं है, हमको 100 में 100 आएंगे तब हम अपने आप को पास मानेंगे। तो ये मोदी जी की गारंटी है कि आने वाले चुनाव में जो 10 लोग पेंशन के लिए बच गए, जो 4 लोग शौचालय के लिए बच गए, जिसको आवास नहीं मिला और वो कच्चे घर में रहता है, तो इसके लिए, और ऐसे ही खोखला वादा नहीं है, पूरी इसकी योजना तैयार है। हर परिवार का एक सर्वे प्रॉपर किया जाएगा, फोटो के आधार पे, लोकेशन के आधार पे, उनकी आय कितनी है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उसको सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए, सहायता मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं? ठीक, लोगों तक बहुत पहुंची हैं, और लोगों की आकांक्षाएं अब बढ़ी हैं। लेकिन जो कहीं 2 सेवा काल मोदी जी के हुए, लोगों की भी और मोदी जी की भी और हमारी भी अपने आप से आकांक्षाएं ज्यादा हैं। तो अभी हमने बहुत बड़ा अब उद्देश्य लिया है विकसित भारत बनने का। मतलब मेरे विधानसभा कन्नौज की प्रतियोगिता लखनऊ से नहीं है, मेरी प्रतियोगिता दुनिया के सबसे सुंदर शहर से है। अगर मैं इत्र की बात करूं तो दुनिया में जो सबसे अच्छा इत्र या परफ्यूम बनती है, हमारी प्रतियोगिता, मार्केट में देखें तो प्रतियोगिता है भी। मुझे एक विधायक के रूप में ऐसा कार्य करना है कि जिससे मेरे कन्नौज का इत्र दुनिया फतेह करे, ऐसा काम होगा। कहीं कहीं पर असीम जी विरोध भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा। अभी भूपेंद्र चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, मुझे लगता है बरेली में, संतोष गंगवार का टिकट कटने पर वहां लोग नाराज थे, बहुत उनको समझाया बुझाया गया। आज आप लोगों ने प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट काट दिया, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। और अगर बात करी जाए कन्नौज की भी हम बात करें, वहां पे भी तमाम तरीके की चर्चाएं सामने आई। तो आपको लगता है कि लोग नाराज हैं? एक क्षत्रिय जो धड़ा है पूरा, वो भी चर्चा चल रही है कि महापंचायत करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि तमाम जगहों पर आप लोगों ने क्षत्रिय लोगों के वोट काटे हैं। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ऐसा कोई डैमेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है, मैं आपको अनुभव बताता हूँ, मेरा
चुनाव प्रचार तो मात्र 25 दिन का था। मेरा वीआरएस लेना, चुनाव लड़ना बहुत तेजी से घटनाक्रम था। पर अब मैं देखता हूं इस चुनाव को, ये पिछले नगर निगम चुनाव को, कि भाजपा तो 8 महीने 10 महीने पहले ही पूरे चुनाव की तैयारी कर लेती है। हमारी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में इस बार की मैं बात करूं तो हमारा चुनाव चिन्ह तो 1 साल पहले से ही हमारा प्रत्याशी तय हो चुका था। कमल हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी के मन में अगर कोई संशय होता है तो वो एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के देख ले। कमल को वोट मिलता है क्योंकि कमल को, भारतीय जनता पार्टी को भाजपा की पीढ़ियों ने इतना विश्वास अर्जित किया है। मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है कि मैं कन्नौज से मैं जीता हूं। 26 साल बाद मैं नहीं जीता हूं, भाजपा जीती है, कमल जीता है। हमने चीजों को समझा, विकास को समझा, समीकरणों को ठीक किया, सबको जोड़ने वाला काम किया, तब हम कन्नौज में जीते। यही चीज आज पूरे उत्तर प्रदेश की है। धड़ा नाराज है जैसे, कोई धड़ा नाराज नहीं है। ये किसी का टिकट कटता है, किसी के समर्थक, वो भी स्वयं नाराज नहीं होते हैं। वो एक 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए मन में ऐसा हो सकता है कि मेरा टिकट कट गया या मेरे नेता का टिकट कट गया, लेकिन वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद फिर हम सब मिल जाते हैं, मिल के काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरा जब मुझे टिकट दिया गया तो बहुत प्रबल संभावना थी आदरणीय बनवारी लाल दोहरे जी को टिकट कन्नौज से मिलने की। मुझको टिकट मिला तो 24 घंटे उनका मन जरूर खराब हुआ, लेकिन 24 घंटे घर भी गए थे सबसे मैं उनके घर भी गया था और वो मुझसे मिले भी, लेकिन मुझे साफ दिखा कि इनका मन खराब है। ये स्वाभाविक है, इंसानी बात है। लेकिन 24 घंटे के बाद मैंने प्रचार कम किया, उन्होंने मेरा प्रचार ज्यादा किया और पार्टी ने इस चीज को सम्मान दिया, एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया और पहला ही जब मौका आया एमएलसी चुनाव का, उनको एमएलसी बनाया गया। ये पार्टी इस बात को सोच के देख के चलती है। माफियाओं पर जब कार्रवाई होती है, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, हालांकि एक नेचुरल डेथ थी, और इसके पहले अगर हम अतीक अहमद की बात करें, वो भी आपको पता है कि जैसा बताया गया है कि गैंगवार में हुआ, ग्रुप्स होते हैं। लेकिन विपक्ष को बहुत तकलीफ होती है, चाहे अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है माफियाओं को संरक्षण देते हैं ये इसलिए इनको दिक्कत होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने पिछले 30 साल, मतलब योगी जी के सेवा काल के 7 साल के पीछे के मैं 30 साल निकालूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों खराब हुई, धनबल, बाहुबल क्यों आया? क्योंकि एक मॉडल बन गया। मैं पुलिस अधिकारी के रूप में देखता था, एक 2 टके का अपराधी जिसको जेल में होना चाहिए, वो जेल में है भी शायद, जब उसकी फोन लिसनिंग सुनो तो उसकी पूरी योजना होती थी कि अभी थोड़ा इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, फिर उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक का चुनाव लड़ूंगा, सांसद चुनाव लड़ूंगा और अपने भ्रष्टाचार और अपराध के साम्राज्य के ऊपर मैं अध्यक्षता करूंगा। और ऐसे मॉडल आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे थे। जगह जगह ऐसे क्षत्रप तैयार हो गए थे जो पहले स्वयं भ्रष्टाचार अपराध के पैसे से खड़े हुए, फिर उनका बेटा, उनकी पत्नी, उन्होंने 4-5 विधानसभा क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। आज इन सब का विनाश किया गया। पहले मतलब माफियाओं के बल पर चुनाव जीते जाते थे, ये कहा जा सकता है। तो निश्चित, मतलब मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से बताएंगे, वो अपनी कमेंट में बताएंगे कि उनका अनुभव क्या है कि कहाँ इतना ज्यादा अपराध और माफिया गर्दी थी। आप ये देखिए, इतने उदाहरण हमारे पास हैं जहां पे फिरौती का अपहरण, खासकर मेरे क्षेत्र में कन्नौज, मैनपुरी, एटा, कासगंज, आगरा, ये तो उद्योग माना जाता था और अपहरण हो जाता था। बैठ करके विधायक फिरौती दिलवाया करते थे जैसे कि कोई समाज सेवा कर रहे हों। इसके इतने सारे उदाहरण हमारे पास हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई सोच सकता। मुख्तार अंसारी के घर अभी अखिलेश यादव गए थे। सभी को पता है कि उनका किस तरीके की राजनीति रही है, क्या उनका करियर रहा है। को लगता है अखिलेश यादव को उन परिवारों के घर भी जाना चाहिए था जो मुख्तार अंसारी की, कहा जा सकता है कि शिकार हुए। कृष्णानंद राय की बात करी जाए, अवधेश राय की बात करी जाए, तमाम लोगों की, लेकिन वो उन्हीं के घर पर क्यों गए? क्योंकि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। अखिलेश यादव जी सत्य की तरफ नहीं है, वो असत्य की तरफ है। उनको लगता है कि मुख्तार के आवास पे जाने से, उनके साथ खड़े होने से उनको मुस्लिम समाज की सहानुभूति मिलेगी। लेकिन मैं एटीएस का चीफ रहा, आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई आतंकवादी मैंने पकड़ा, जब भी कोई नौजवान आतंकवादी पकड़ा जो उस दिशा में थोड़ा भी बढ़ा था, तो मुझे एक भी ऐसा मुस्लिम परिवार नहीं मिला जिसने उस लड़के का समर्थन किया। हमारे ही सामने वो उसको मारने शुरू कर देते। नहीं 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 मारो मत तुम, ये पुलिस कस्टडी में। लगता है मुख्तार अंसारी का खौफ था, आतंक था मुख्तार अंसारी का तो मसीहा बताते खौफ था ही, कोई मसीहा नहीं। आप वहाँ गाजीपुर में पूछिए, उस क्षेत्र में पूछिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर व्यक्ति आपको कहानी बताएगा
कि इस प्रकार मुख्तार ने माफियागर्दी की, राजनीति पे कब्जा किया, ठेकों पे कब्जा किया और सबसे ज्यादा गरीबों का उत्पीड़न किया। कहीं किसी को दिखाने के लिए शादी में जाकर के पैसे दे दो, ये दे दो, ये कोई अच्छा काम नहीं होता है। अच्छा काम होता है कि लोगों की मदद करिए आप संस्थागत रूप में। अगर मुझको विधायक बनाया गया है तो मेरा काम ये नहीं कि मैं कहीं से भ्रष्टाचार से, अपराध से लूट लाऊं और फिर जिस शादी में जाता हूं मैं 11,000 रुपए देता हूं जिससे कि अगला चुनाव जीत जाऊं। क्या ये मॉडल हम चाहते हैं? अखिलेश यादव क्यों इतना परेशान है? आप देखिए चुनाव भी आप देख रहे हैं किस तरीके का चल रहा है। अखिलेश यादव की खीस क्या है आखिर? अखिलेश यादव जी की खीस, उनकी परेशानी ये है कि उनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने आज राजनीतिक हाशिए पे पहुंचा दिया है। उन्होंने कई गलतियां की हैं, जैसे कि उन्होंने बंटवारे पे चलने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज, हर जाति के पास जाती है, वोट मांगती है। कभी हमको कहीं ज्यादा मिलता है, कभी हमको कहीं कम मिलता है। ये लोकतंत्र है, हम स्वीकारते हैं इस बात को। हम कभी नहीं बोलते कि हमको केवल पीडीए का वोट चाहिए, हम केवल पीडीए की राजनीति करते हैं, जो भी पीडीए का उनका अर्थ हो। इसमें से डी को ले लेते हैं, दलित को, और इनका झूठ फरेब मैं आपके सामने रखता हूं। कन्नौज से मैं विधायक हूं। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम बाबा साहब के नाम पे था। सरकार इनकी बनी नहीं थी 2012 में कि सपा के गुंडों ने जाकर के बोर्ड को तोड़ दिया, जूतों से रौंदा और उसको जो अपमानजनक हरकतें कर सकते थे करे। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में अखिलेश यादव जी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर बाबा साहब का आप सम्मान करते, लेकिन आपने कैबिनेट से एक आदेश कराया कि यहां से बाबा साहब का नाम काट दो। क्या ये दलित राजनीति है ना? नहीं। अच्छा, कभी पुलिस कमिश्नर रहते हुए या इसके पहले अखिलेश यादव का कभी आपके पास फोन आया हो कि फला मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो, या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा हो, या मायावती के कार्यकाल में? नहीं, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में मैं ट्रैफिक में, टेलीकॉम में, ऐसी जगहों पे था जहां पे उनका फोन आने का प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन और तमाम एसएचओ, डीएसपी सभी बताते हैं कि जब ऐसी बातें होती थी तो बहुत दबाव आया करता था। कुछ लोग दबाव में झुक जाते थे, कुछ को हटना पड़ता था। अच्छा, एक इंसिडेंट और है, जब अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को माफिया बताया कि खुद ये अभियुक्त हैं, खुले घूम रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोग भी जो हैं वो नाराज हैं, वो चाहे कुशवाहा समाज की बात करी जाए, मौर्य समाज की बात करी जाए, कि आखिर एक जो माफिया का जो भाई है वो आखिर एक उप मुख्यमंत्री को माफिया कैसे कह सकता है? ये बहुत कष्टदायक भी है और हास्यास्पद भी है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ने की राजनीति करते हैं, जो भी उनको विभाग दिया गया उसको उन्होंने सुधारने का काम किया। अफजाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस आधार पे उनको माफिया जैसे शब्द से संबोधित कर रहे हो? ये एक स्वतंत्र देश है। आप कुछ जरा साक्ष्य संकलन करिए, जरा आरोप प्रस्तुत करिए। देखिए, आप एक वाक्य के आगे लिखने को उनके पास कुछ होगा नहीं। तो ये तो खोखली बातें हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, जिन्होंने समाज के लिए कोई योगदान नहीं किया, कोई उनकी विशेषज्ञता नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी ने, योगी जी ने इस चीज को अब लगभग समाप्त कर दिया। अखिलेश यादव जो थोड़े से अंश ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी बचे, आप देखिएगा अगले 3-4 साल में दुकान तो बंद हो चुकी है, कुछ थोड़ा सा माल इनका है, कुछ बोर्ड लगा हुआ अभी, वो बोर्ड भी हट जाएगा और पूरी तरीके से ईमानदारी की, शुचिता की राजनीति आप आते हुए देख रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में, पार्टी के रूप में, तो लोगों से बात करता जो ऐसा नहीं कर पाएगा। का जो भरोसा है वो भी सीएम योगी पर है। कहते हैं कि अगर सीएम योगी नहीं होते तो कानून व्यवस्था संभल नहीं पाती। मुस्लिम समुदाय की भी बात मैंने सुनी। सही बात है। जब दंगा होता था तो क्या केवल हिंदू मरता था या केवल मुसलमान मरता था? नहीं, गरीब जो है उसका घर जलता था, और जो पैसे वाले, दंगा कराने वाले ऐसे लोग, ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करते थे, अपने महलों में सुरक्षित रहते थे। आज जब सुरक्षा है तो हम सब सुरक्षित हैं। आज जब सुरक्षा है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है तो जो गाड़ी बेचने वाला डीलर है वो भी पैसा कमा रहा है, और जो पंचर जोड़ने वाला हमारा साथी है, जो मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका भी जीवन स्तर सुधर रहा है। तो सुरक्षा और विकास, ये दोनों। अखिलेश यादव ने आज एक घोषणा पत्र उन्होंने अपना जारी किया कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर एमएसपी को लागू किया जाएगा, अग्निवीर योजना को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने अग्निवीर जो योजना है वो लागू ही इसलिए करी है कि आज का नौजवान जो है वो पढ़ लिख ना पाए। इसके घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? मैं सभा के घोषणा पत्र को देख रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था।
तो मुझे पहला तो अचरज हुआ कि ये कितना सतही घोषणा पत्र है। कोई भी घोषणा पत्र अगर बनाए, क्यों है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नीति शोध प्रकोष्ठ नहीं है जैसा भाजपा का है। उनके पास कोई विशेषज्ञ भी नहीं है। क्या भाजपा सपा कभी, जैसे मुझको, आदरणीय के शर्मा जी को, राजेश्वर जी को, डॉक्टरों को लाती है, क्या कभी सपा आज तक किसी को लाई? सपा केवल गुंडों बदमाशों को लेकर के आती है, और उसका परिणाम ये कि बहुत ही सतही खोखला संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो उनका तैयार हुआ है, और उसमें बहुत सारे अंतर विरोध हैं, सतहीपन है, और मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोच के ही बनाया है कि कभी उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलने वाला कि इस संकल्प पत्र को उनको लागू करना। अच्छा, कन्नौज की अगर बात करते हैं सुब्रत पाठक को लेकर, आपने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने उनको अभद्र टिप्पणी करी है, तो आपको लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके की बयानबाजी को लेकर? नहीं, पहले तो मैं करेक्ट करूंगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी तक कन्नौज में आया ही नहीं। वहां के लोगों ने सुनने में चर्चा आई। जी, मैं बाहर हूं उस पर भी। मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने अपना टिकट घोषित नहीं किया और कन्नौज का भी टिकट घोषित नहीं किया। ये किस बात से डर लग रहा है, कन्नौज आने में क्या परेशानी है? और अखिलेश जी, कन्नौज जरूर आइएगा, लड़िएगा, और लाखों से इस बार सुब्रत भैया जीतेंगे, क्योंकि आज स्थिति बहुत अलग है। विकास हुआ है, सबका जुड़ाव हुआ है, और कोई भी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ से दूर नहीं है, सब लोग जुड़े हैं। आप पीडीए की बात करते हैं, आप पीडीए करके देख लीजिए, हम सबका साथ की बात करते हैं, हम सबका साथ करके देखेंगे। कितनी सीटों से इस बार जो है आप लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने जा रहे हैं, कितना क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो हमारा 80 में से 80 है, और मुझे वो पूरा होता हुआ दिखता है। कारण कुछ तार्किक कारण हैं और कुछ इमोशनल कारण हैं। मूल रूप से आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की जनता मोदी जी से इसलिए संतुष्ट है क्योंकि उन्होंने विकास किया, उन्होंने राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाया। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए, अब तीसरे पहुंचने वाले हैं। देश की अर्थव्यवस्था समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने घर की अर्थव्यवस्था समझना आसान होता है। हर घर की पारिवारिक आय बढ़ी, हर घर को सरकार ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह है कि आज मोदी जी के साथ सब हैं। मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं भी था तो मैं सोचता था कि चुनाव से पहले सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता होगा जिससे कि मालूम हो जाए क्या होने वाला है। एक तो जो आप लोग सर्वे करते हैं वो कई बार सही होते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सर्वे होता है जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर चुनाव से पहले राजनीतिक व्यक्ति अमुक पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग राजनीति में इनको जमीन की पल्स सबसे ज्यादा है, नब्ज इनको पता है। आज आप निकाल के देख लीजिए अपनी रिपोर्टिंग, कितने लोग हैं जो भाजपा में अन्य पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं, या फ्रेश मेरे जैसे जो किसी पार्टी में नहीं है वो आ रहे हैं, और भाजपा से क्या कोई किसी भी और पार्टी में जा रहा है। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर मुझे लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी, आज आपने भारत समाचार को अपना समय दिया, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य का हवाला दे रही है प्रदेश की 80 सीटों का, और सभी जगह की लगभग 400 सीटों पर ज्यादा से कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि ये जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज होगा। तो इसी तरह आप तमाम इंटरव्यूज देखने के लिए भारत समाचार के साथ जुड़े रहिए।